स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे दे रहे थे चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर है हम उनको देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। अगर अपन क्या करें, जैसे कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा था। अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा था कि गोल्ड फॉइल को ली थी, थिन गोल्ड फॉइल। अगर वो थिन गोल्ड फॉइल की जगह पे किसी अदर पार्टिकल या फिर अदर मेटल को लेता तो ये क्या एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता या नहीं होता, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे पास गोल्ड फॉइल होती है वो क्या होती है, या फिर गोल्ड जो मेटल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली मेलेबल होता है। यानी उसको अगर अपन चाहें तो पतले से पतले वायर या पतले से पतले थिन फ्लैट शीट के रूप में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। मेलेबल मतलब कि भाई उसको उसके ऊपर किसी भी चीज से मार मार करके उसको पतले से पतला किया जा सके। तो मोर मेलेबल, सबसे ज्यादा मेलेबल जो होता है हमारे पास वो होता है गोल्ड। और इसकी जगह अपन दूसरा अगर मेटल लेते हैं तो वो मेटल क्या होता है, इतना मेलेबल नहीं होता। और मेलेबल नहीं होता इसका मतलब क्या होता, उससे अपन को जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन मिला है वो परफेक्ट नहीं मिल पाता। क्योंकि ये अगर इसकी साइज छोटी होती तो फिर वो क्या होता, जो अपने पास यानी गोल्ड फॉइल क्या बहुत पतली है तो उसकी साइज छोटी होने की वजह से जो इनको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिले हैं वो पूरी सही मिले हैं। अगर इसकी जगह वो थोड़ा मोटा मेटल होता तो उसकी जो गोल्ड फॉइल होती वो फॉइल होती वो क्या होती, इतनी पतली नहीं होती। वो पतली नहीं होती तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता, गलत आ जाता। तो इस तरीके से इसका फिर एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाता है। इसलिए गोल्ड फॉइल को लेना जरूरी था। गोल्ड फॉइल की जगह वो दूसरी अदर मेटल नहीं ले सकता था। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास, नेम सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल मैं आपको बता चुका हूं क्या थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। एटम तो ऑलरेडी इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी पाए जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। एटम में अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस यानी बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ सर्कल्स में या सेल्स में या ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है अपने पास, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ जे.जे. थॉमसन मॉडल। जे.जे. थॉमसन मॉडल जो थे उन्होंने उनकी क्या लिमिटेशंस रहेगी। जे.जे. थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि भाई अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। बट कमी क्या रहेगी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं इसको तो हमने समझाया ही नहीं। और प्रोटॉन को भी क्या बताया कि लगभग पूरे जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, बल्कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज ना रह करके पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, केवल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास, compare all the observations models of an atom given in this chapter। इस चैप्टर में तीन हमारे पास एटम के मॉडल दिए गए हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और नील्स बोर मॉडल। तो इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इनके जो मतलब थे उनमें क्या क्या डिफरेंस था, क्या क्या इनके मतलब किसका किससे बेटर था। सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन के मॉडल की। तो थॉमसन का मॉडल में क्या था हमारे पास, जो बेस्ट था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे एटम में बिखरे हुए होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ होता है। तो लेकिन इसके बाद क्या है अपने पास रदरफोर्ड साइंटिस्ट, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं और उसके बाद में उनका जो बताया कि इनका न्यूक्लियस होता है यानी प्रोटॉन वो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में फिक्स होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पूरे सेंटर में होता है, उनका मास भी सेंटर में होगा। और फिर बाद में लेकिन उनकी भी एक कमी ये रह गई कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं बताया। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है तो वो एनर्जी लॉस क्यों नहीं करता, एनर्जी लॉस करता है तो वो स्टेबल क्यों है।
फिर आ रहा है अपने पास नेक्स्ट नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर ने क्या करा, नील्स बोर की कमी ये रही कि नील्स बोर की कमी ने नील्स बोर का एटम का मॉडल जो था वो ये था कि उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स है कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, हमेशा नहीं कि अलग अलग सर्कल में चक्कर लगाते रहेंगे। अब फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इसका मतलब उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हुआ, सक्सेस हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसके पास एनर्जी हर ऑर्बिट के हिसाब से अलग अलग होती है और ना तो वो एनर्जी लॉस करता है ना ही एनर्जी गेन करता है। तो इस तरीके से नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को समझाया और उनका जो मॉडल था सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, डिफाइन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, किसी भी एटम के अंदर जितने वो अपने पास प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं उसको इसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर में किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो उस भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या अवेलेबल होती है। फिर आता है अपने पास मास नंबर। मास नंबर क्या चीज होती है, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के जो नंबर्स होते हैं उनकी संख्या को अगर प्लस कर लिया जाए तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। यानी कि सम ऑफ मास जो है सम होता है एटॉमिक नंबर प्लस एंड एटॉमिक न्यूट्रॉन। आपस में देखें जो एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं यानी कि बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो इनमें आइसोटोप में एटॉमिक मास अलग होने का कारण ही रहता है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट है अपने पास आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो क्या होता है सब में सेम होता है बट इसमें एक चीज डिफरेंट होती है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट में डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सब में सेम होता है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं अपन, आइसोबार्स। नेक्स्ट, which of the two elements given below would be chemically more reactive। दो एलिमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा, x जो है एटॉमिक नंबर 18 वाला और एलिमेंट z जो है एटॉमिक नंबर 16 वाला। एक तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 18 यानी कि इसके फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, नेक्स्ट वाले में हमारे पास कितने बच जाएंगे 8, 10 कंप्लीट हो गए, आगे वाले में कितने हो जाएंगे 8 तो 2 8 8, मतलब इसके आउटर x वाला जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल फुल है, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है। और नेक्स्ट है जो 18 वाला यानी कि जो अपने पास 16 वाला जेड एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और लेने की जरूरत है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो मतलब रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने और देने के लिए रिएक्शन करने की कैपेसिटी जो होती है वो वैलेंसी होती है, तो उसको इसकी वैलेंसी क्या होगी -2, जिसके पास वैलेंसी है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो बिना वैलेंसी वाला है वो लेस रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट आ मेरे पास गिव रीजंस। अब हमको कारण देने हैं। आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स। आयन जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं एटम के किसी दूसरे एटम के मुकाबले, ऐसा क्यों? अब आयन बनते किससे हैं, एटम से बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है या फिर ले लेता है तो देने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज आता है, लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है, तो फिर वो बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन या फिर कैटायन या नेगेटिव एन आयन। बात यहाँ समझने की है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए उनकी जो कैपेसिटी है किसी भी एटम के साथ जोड़ने की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि दूसरा एटम जो सिंपल एलिमेंट है जैसे कि जो इसको ना तो एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, उनसे ज़्यादा स्टेबल या फिर रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है नोबल गैसेस ऑफ लो इलेक्ट्रिसिटी। नोबल गैसेस
सबसे पहले तो ये पता करना है कि नोबल गैसेज कौन सी होती हैं। नोबल गैसेज जैसे कि ऐसी गैसेज जिनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, बाहर वाला सेल, वो क्या होता है, फुल होता है। यानी कि जैसे अपने पास अपन एग्जांपल लेते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके जो बाहर वाला सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं। ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है, ना ही देने की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ना इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन देंगे, और लेंगे ही नहीं तो मतलब रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो गई, बिल्कुल लो, यानी कि सबसे कम हो गई। तो ये तो थी अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बाद। अब इनके जो आंसर्स हैं मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसके आंसर्स की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं अच्छे से। तो ये तो अपने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, अच्छे से कर लें उनको। आज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी यही होती है।